एक्सट्रीम पोजीशंस में जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस में जो पेंडुलम मूवमेंट को बोलो बोलो जब कोई चीज आगे पीछे ऊपर नीचे टू एंड टाइम के साथ में अपने मोशन को रिपीट करे, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा वर्ड होता है, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आफ्टर ए इंटरवल इट विल रिपीट इट्स पाथ। ये आइडियल डेफिनेशन है। ये यहाँ से गया था, जैसे कुछ टाइम के बाद फिर ये पे इस तरीके से वापस आए, फिर से ये आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए। So it will retrace its path after a certain time period. The certain time period or fixed time period is known as the time period of the motion. ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। ठीक है। नाउ तो जब ये ऑक्सीलेशन करेगा तो इसमें और कौन कौन सी बातें हमें मिलेंगी, इन बातों को नोट करेंगे हम, और इन्हीं बातों के आसपास अपना पूरा लेक्चर करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीलेशन मोशन है, प्रो मोशन होनी चाहिए, और सर्टेन टाइम पर उसका रिपीटेशन होना चाहिए। तो जो टाइम रिपीटेशन वाला होगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट जब कहीं पे जाएगा और वापस आएगा तो जाते हुए वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। और थर्ड पॉइंट, क्योंकि हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ पोजीशन पे वो किसी टाइम किसी डिस्टेंस पे होगा, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। इस मोशन में हर एक पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। क्या होगी? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और ये मोशन आपका चूंकि अप डाउन या टू एंड फ्रो हो रहा है, मतलब मोशन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इसमें चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए हमको निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन। क्या निकालना पड़ेगा हमको? एक्सीलरेशन। और किसी भी मोशन में अगर एक्सीलरेशन आ जाता है, पार्टिकल के पास मास होता है, तो हमें निकालना पड़ता है उसका फोर्स। बस अगर ये आपने सीक्वेंस समझ लिया, इसको आपने जान लिया, तो पूरा पूरा ऑक्सीलेशन मोशन, इसमें पर्टिकुलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे डिटेल में देखेंगे हम, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। क्या किस किस पे फोकस करना है? टाइम पीरियड पे। किस पे फोकस करना है? एम्पलीट्यूड पे। किस पे फोकस करना है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पे। और क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। जब हम डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल मूव करते हुए मिल सकते हैं, तो उनके बीच में एक क्वांटिटी मिलेगी जिसका नाम होगा फेज डिफरेंस। क्या नाम होगा इनका? फेज डिफरेंस। दो पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट या मोशन या उनकी जो भी सिचुएशन है ड्यूरिंग मोशन, उसमें जो भी डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे फेज डिफरेंस बोलेंगे। इन टर्म्स को, इन वर्ड्स को नोट कर लो अपनी बुक में सबसे पहले पेज पे। अब इन्हीं को यूज करते हुए आगे हम सारा काम करेंगे। ठीक है। ओके, नोट कर लिया? आगे बढ़े। तो ये सब पूरा आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में इतनी सारी नॉलेज पाने के बाद में आप यहाँ पे पहुंचेंगे एनसीईआरटी में। क्या पहुंचेंगे? द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीरियोडिक मोशन
in general and oscillation motion in particular requires some fundamental concepts like period, frequency, displacement, amplitude and phase. हमने फ्रीक्वेंसी आगे पीछे नहीं बताया था, आप इसको भी नोट कर लो। फ्रीक्वेंसी 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या है, इसको n से लिखते हैं, कहीं कहीं पे न्यू से लिखते हैं, लाइट केस में ये 1/t होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, ठीक है। तो ये चीजें हमको चाहिए, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी आपका नेक्स्ट सेक्शन में डेवलप करेगी। तो नेक्स्ट सेक्शन में डेवलप करेगी तो हम भी देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या क्या डेवलप करना है हमें। तो पीरियोडिक एंड ऑक्सीलेटरी मोशंस, क्या है, पीरियोडिक एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। एक डायग्राम दिया गया है, एक डायग्राम समझाया गया है, ठीक है, क्या है, एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझाया गया है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है, टाइम दिखा रहा है ना, देख रहे हैं ना। अब इसको मान लेते हैं कि ये t1 है टाइम, ये t2 टाइम है, ये t3 टाइम है, इस तरीके से मान लें इसको हम। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल है, वो मूव करना स्टार्ट करता है और t1 टाइम में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करता है। क्या करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करता है। फिर इसके बाद में ये और जीरो हो जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करता है, फिर जीरो पे आ जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, फिर स्टार्ट करता है, फिर मैक्सिमम अचीव करता है ये, अब फिर जीरो पे आ जाता है ये, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव कर रहा है बार बार मोशन में, उसमें क्या कर रहा है ये, एक रेगुलर इंटरवल में, एक रेगुलर टाइम में, यानी t1 में, यहाँ पे t1 से t2 में था, t2 से t3 में था, यानी 0 से t1, t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, ये सारी चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। और ये इक्वल किसके होंगी, t के इक्वल में होंगी। इसी t को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, इसी t को बोलेंगे हम टाइम पीरियड। ध्यान रखना ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ऑक्सीलेशन जैसी चीज यहाँ पे अभी हमने नहीं बोली है, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे पाथ या फेज रिट्रेसिंग नहीं हो रही है। एक और सिचुएशन देखते हैं पीरियोडिक मोशन के लिए। पीरियोडिक मोशन क्या है कि आपके पास कोई पार्टिकल है, वो मूव करना स्टार्ट करता है, t1, t2, t3, t4 टाइम हमने ले लिया यहाँ पे। ये टाइम के साथ मूव करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है, मतलब सुस्ता रहा है, ऑब्जेक्ट सुस्ता रहा है। इसके बाद में ये फिर अचानक से ये अपना कुछ चेंज होता है, खासतौर पर जैसे वोल्टेज वगैरह में ऑन ऑफ करते हैं, स्विच ऑन कर दिया हमने तो ये यहाँ पे पहुंच गया, ऑन करने बाद में फिर ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहीं पे रहा, लाइट मिलती रही, ऑफ कर दिया, फिर यहाँ पे आ गए, फिर कुछ देर ऐसे बंद रहा बंद रहा बंद रहा, फिर टाइम इसका आया, फिर ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद में फिर चलता रहा फिर ऑफ हो गया, है ना। तो क्या देख रहे हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल हुआ। क्या टाइम इंटरवल हुआ, 0 से t2 टाइम और t2 से t4 टाइम। जब ये कि 0 पे था, फिर से 0 पे आ गया, फिर ऑफ हो गया, इसी तरीके से ऑफ हो रहा, फिर इसी टाइम के बाद में फिर से ये ऑफ हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये जो टाइम गैप है इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। इसी तरीके से एक और मोशन, मोशन सी में देखें ध्यान से हम, तो ये आपका पार्टिकल यहाँ पे था, टाइम के साथ मोशन करना स्टार्ट किया और इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहा है ये, ठीक है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में उस पॉइंट के करीब जा रहा है, करीब जाने के बाद में फिर ये इससे दूर जाने लगता है। क्या करता है, करीब जाने के बाद में फिर ये इससे दूर जाने लगता है। तो हमने क्या देखा कि ये जितने डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट से था, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिर से ये उतने डिस्टेंस पे पहुंच गया, ये डिस्टेंस फिर मेंटेन हो गई, ये वाली डिस्टेंस इक्वल है ना बेटा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, फिर से ये ऑब्जेक्ट के करीब आने लगा
अब फिर एक टाइम के बाद में फिर 2 जन लगा, फिर यहाँ पे आ गया ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, और किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द ये ऑब्जेक्ट ये मोशन घूम रहा है ना, किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे पेंडुलम आपका होता है, ये मिडिल पॉइंट होता है, तो ये ऊपर जा रहा था, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट यहाँ पे है, धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होता है, यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है इसके रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर क्या हुआ, ये फिर से मूव किया तो यहाँ तक चला गया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट यहाँ पे है। फिर ये क्या हुआ, फिर से नीचे आना स्टार्ट हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट 0, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे चल गया। तो अब इसमें हम ध्यान से अगर देखें तो हम क्या क्या पॉइंट देख सकते हैं, क्या क्या चीजें नोट कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट सेम है डिस्प्लेसमेंट में, ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों का। ठीक है, ओके बेटा। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, ओके। तो मैं इसको जरा हटा दूं जो मैंने पेन से बनाया है। अब तो ऐसे मोशन में हम ग्राफ से देख करके टाइम पीरियड कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या करना है, किसी भी पॉइंट को पकड़ लेना है, हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट को ले लेना है इसमें से, और उसके रिस्पेक्ट में इसके टाइम को निकाल लेना कि कहाँ पे दोबारा फिर से वो वहीं पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्राफ में इन्होंने ये डिस्टेंस दिखाई हुई है ना, ये देखो कि इतने टाइम में जहां से चला था दोबारा वहीं पे पहुंच गया। ठीक है, ओके। तो ये क्या दिखा रहा है, ये सारे पीरियोडिक मोशन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या हुआ बता सकते हैं, बोलो। मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ विद फिक्स टाइम, है ना। देखो, एवरी ऑक्सिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑक्सिलेटरी। ठीक है, नोट करते चलेंगे इसको। सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन बट इट इज नॉट ऑक्सिलेटरी। कोई मुझे समझा सकता है कि सर्कुलर मोशन ऑक्सिलेटरी क्यों नहीं है? बोलो। जितनी बातें अब तक हमने पढ़ी हैं सीखी हैं उनके बेसिस पे कोई बताएगा दोनों में से कि सर्कुलर मोशन ऑक्सीलेशन क्यों नहीं है? बोलो। क्या सर? सर क्वेश्चन रिपीट करना। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक, सर्कुलर मोशन जो है आपका वो पीरियोडिक मोशन है, लेकिन वो ऑक्सीलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि पेंडुलम आगे पीछे होता है, पर सर्कुलर तो सर्कल में ही होता रहता है ना। पूरा कंप्लीट करता है और ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट नहीं करता है। ऑक्सीलेशन कंप्लीट नहीं करता, सर्कुलर पूरा कंप्लीट करता है, हाँ? और सर्कल में टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं होती ना। टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है। ठीक है, तो देखो पीरियोडिक है, टी मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में, एक पीरियड कंप्लीट हुआ, टी हो गया, लेकिन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है इसमें। ठीक है, और क्या नहीं है, एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी जो पॉइंट की बात हो रही है उससे हमेशा ये फिक्स डिस्टेंस पे रह रहा है। ठीक है, जबकि इसमें जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है इसकी, है ना ये। ओके, तो एवरी जो ऑक्सीलेशन है, एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक होगा, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑक्सीलेटरी। हर पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हर ऑक्सीलेशन एक पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, ओके।
Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट, कई बार वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन की बात करते हैं तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करना ठीक नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीलेशन एंड वाइब्रेशन। ओके, इट सीम्स दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल we call it oscillation, like the oscillation of a branch of a tree, while when the frequency is high we call it vibration, like vibration of a string of a musical instrument। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे डिकोड कर रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पीरियोडिक मोशन की डिफिनेशन क्लियर कट लिखी हुई, द सेम मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एक पेंसिल उठाते हैं, पेंसिल उठाने के बाद में शुरू से पढ़ते हैं, पढ़ते हुए चले जाते हैं रीडिंग करते हुए, और जहां जहां पे चीजें स्टक करती हैं, जहां जहां पे कॉन्सेप्ट आता है उसको मार्क करते चलते हैं। जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जहां भी लिखे हुए हैं, हमेशा जब उनके बारे में पढ़ो तो उन डायग्राम को अपने आप अपने बुक में अपने पेज में बना करके पढ़ो। ठीक है, ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। चलिए, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी पे सारा काम करना है हमको। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। दिस मोशन अराइजेस व्हेन द फोर्स ऑन द ऑक्सीलेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली proportional to its displacement from the mean position। यही एक वर्ड है जो आपके पूरे के पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन को ड्राइव करेगा। व्हिच इज आल्सो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम यहाँ पढ़ रहे थे, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब हुआ कि वो इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे हो, यानी कि कोई फोर्स न लगाए, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक इस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा रह सकता है। पेंडुलम आपका लटका होता है, ठीक है, हैंग कर रहा होता है, उसको छोड़ दो, इनफाइनाइट टाइम तक वो ऐसे हैंग करता रहेगा बिना मोशन के। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे या मीन पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। अब इस पोजीशन से जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लेते हैं अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट ये देता है कि जो फोर्स लग रहा हो या जो मोशन है, ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स हुआ है, ठीक है, वो फोर्स क्या हो, वो इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड हो। जैसे हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, एग्जैक्टली हुक्स लॉ का जैसा ही स्टेटमेंट यहाँ पे है, वो एक तरीके से वही स्टेटमेंट ही है ये, कि जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा बट विद नेगेटिव साइन होगा। मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहे तो आपका फोर्स इधर लगे, यानी वो इधर मूव करना चाहे। जब आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा हो। ठीक है बेटा, तो लिख लिया आपने डिफिनेशन, या आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो बाद में इसको। लिखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है हमको। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन in which the force always remains proportional to displacement of the object from the mean position and directed towards the mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम बोलेंगे SHM। क्या बोलेंगे, सर SHM बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या बोला था, परपेंडिकुलर टू Simple द harmonic डिस्प्लेसमेंट। motion is the motion in which force is always proportional to the displacement from the mean position
ठीक है, ऑलवेज proportional to the displacement from the mean position and is directed towards the mean position. ठीक है, हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो F proportional to dx, इसी पेज को आगे अभी हम ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जरा पीरियड फ्रीक्वेंसी जो डिफिनेशन वाला पोर्शन एक बार देख लें, फिर इसको हटा के हम व्हाइट बोर्ड ले आएंगे। ठीक है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मीनिंग बता चुके हैं। The smallest interval of time after which the motion is repeated is called its period. Okay? The smallest interval of time after which the motion is repeated is called its period. Okay? And reciprocal of period gives the number of repetition per unit time, and this is called the frequency. The reciprocal of t, any time period, gives the number of repetitions that occur per unit time. This quantity is called the frequency of the periodic motion. It is represented by symbol v or nu. Okay? The relation between v and t is given by v equal to 1 by t, and its unit is second inverse, generally written as hertz, hz, hertz, hertz. हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो वेव की डिस्कवरी की थी, उन्हीं के नाम पे इसको हर्ट्ज दिया गया, सेकेंड इनवर्स को। ठीक है, ध्यान रखना, एक हर्ट्ज का मीनिंग है, एक हर्ट्ज का मीनिंग है 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। क्या है? 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, यानी 1 एस इनवर्स। ठीक है, 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड मीन्स 1 एस इनवर्स। Most important point, जो ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, दैट इज नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी इट टू बी एन इंटीजर। फ्रीक्वेंसी आपका कुछ भी हो सकती है, 15.3 हो सकती है ये। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 1/t है। ठीक है, नोट कर लिया? हो गया बेटा? हाँ जी सर। Yes, sir. अब एग्जाम्पल नंबर 14.1 देखते हैं और इसको बनाते हैं। On an average, a human heart is found to beat 75 times in a minute. एक मिनट में कितना टाइम बीट करता है ये? 75 टाइम बीट करता है ये। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना टाइम बीट करेगा ये बीट करेगा 75/60 टाइम्स, है ना? बीट करेगा। तो 75/60 इसको सॉल्व कर लो, 15×5 = 75, 15×4 = 60, 5/4 मतलब 1.25 हो जाएगा। तो 1.25 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसको हर्ट्स भी लिख सकते हैं, यानी जो ह्यूमन हार्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1.25।
ठीक है बेटा, हो गया। तो फ्रीक्वेंसी इसका 1.25 हर्ट्ज है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो t इक्वल टू 1/b या 1/n। फ्रीक्वेंसी को मैं n से लिखना प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे आप लोग b से लिख रहे हैं तो लिखना भी कोई इशू नहीं है, n थोड़ा इजी लगता है तो 1/n लिख लेते हैं। तो ये t कितना हो जाएगा? 1/1.25, ये कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो समझना था वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये आपका मेन पोजीशन है, इसको आगे ले जा करके छोड़ दें तो ये यहाँ से जो चेंज होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये छोड़ेंगे इसको तो मोशन करना शुरू कर देगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए ये मोशन करेगा ये। ठीक है, ये मेन पोजीशन जहाँ पे एक्चुअली में स्प्रिंग के साथ में रखा हुआ है उसको हम बोलेंगे मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से पेंडुलम में आप देखें, यहाँ पे पेंडुलम में देखें अगर हम इसको, तो ये जो थीटा दिख रहा है ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, मतलब मेन पोजीशन से जो आपका डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसकी डिफिनेशन बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझने की जरूरत थी। ठीक है बेटा, वो समझ लेंगे तो अभी इसको यूज करते हुए आगे हम डेरिवेट करना स्टार्ट करेंगे। नाउ अब यहाँ से अपना काम स्टार्ट होता है, इस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम। क्या करके? जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम। In case of periodic motion, the function is periodic on time. One of the simplest periodic function is given by ft equal to a cos omega t. इसको a cos sin omega t भी लिख सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? sin omega t भी लिख सकते हैं या cos omega t भी लिख सकते हैं। इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन का कोई मैटर नहीं बनता है, इसको हम समझ सकते हैं कैसे पीरियोडिक है ये। cos ओमेगा टी की बात करें तो इस ओमेगा टी को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओमेगा टी को हम थीटा मान लेते हैं। अभी आगे बताएंगे थीटा क्यों लिया है हमने। तो जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो कास की वैल्यू 1 हो जाती है ना, यानी यहाँ इसकी वैल्यू होगी। जब थीटा की वैल्यू आपका अब 45 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, तो ये a/√2 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं वैल्यू होगी। और जब थीटा इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो जब कास के कर्व में कर्व बनाएंगे तो ये कर्व ऐसे आएगा। क्या आएगा? ये ऐसे ही कर्व बनेगा। फिर इसी तरीके से इसके बाद जब आगे बढ़ते जाएंगे तो निगेटिव होता जाएगा ये, और पाई पे जब पहुंचेंगे तो ये -1 पे चला जाएगा। पाई पे चले जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस ए है, यहाँ पे -a पे चला जाएगा ये। इसके बाद में फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा रिपीट होना स्टार्ट होगा और इस तरीके से ये मूव करता रहेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 पाई पे फिर जहां पे था फिर वहीं पे पहुंच जाएगा वो। 0 से चले 2 पाई पे फिर यहीं पे पहुंच गए हम, है ना। 0 से 2 पाई पे फिर यहीं पे पहुंच गए हम। इसके बाद में फिर से यही मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो एक पीरियोडिक मोशन भी है और दोबारा पाथ को रिट्रेस भी कर रहा है, तो ये ऑक्सीलेशन यानी उसके फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर साइन को ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? साइन ओमेगा टी ले लेंगे। ओमेगा टी को थीटा मान ले तो ये बन जाएगा अपना साइन थीटा, और साइन थीटा 0 पे 0 होगा तो 0 से स्टार्ट होकर के 1 पे जाएगा, 1 से 0 पे आएगा, 0 से पाई जाएगा। इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए हम जो फंक्शन चूज करेंगे, अच्छा एक बच्चा मुझसे पूछता था, मैं पढ़ाता था शुरू में, तो उसने क्या पूछा, सर हमने साइन थीटा कॉस थीटा तो ले लिया, हम टेन थीटा क्यों नहीं लेते हैं? क्या नहीं लेते? हम टेन थीटा क्यों नहीं लेते हैं, साइन या कोसाइन ही क्यों लेते हैं?
तो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि टेन थीटा पे आपका π/2 वगैरह पे वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी हो जाती है। तो अनडिफाइंड से फिर डिफाइन पे आते हैं लोड करके आप, ठीक है। ओके बेटा, तो इसलिए हम साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में फंक्शन लेते हैं। ध्यान रखना यही फंक्शन लेकर के इन्हीं पे बेस्ड आके हम सारा डेरिवेशन करेंगे और हमें क्या क्या जो भी क्वांटिटी हमने पीछे नोट कराई थी सबसे पहले पेज पे वो सारी क्वांटिटीज निकालना इस चैप्टर में काम है हमारा। बस एक बार इन क्वांटिटीज को निकालना सीख जाएंगे तो जान लो कि पूरा का पूरा चैप्टर इजी हो गया। तो अब मैं एनसीईआरटी को यहाँ पे बंद करूंगा, इसके बाद में स्टार्ट करूंगा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, कि कैसे इनको ड्राइव करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट ड्राइव कर यूज करके कैसे हम बाकी चीजों को ड्राइव करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो ये कभी आप लोगों को टाइम मिले तो इन चीजों को पढ़ना, ठीक है, कि क्या चीजें हैं ये, इनके पीरियड क्या बनेंगे, इनके फंक्शन क्या बनेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब एक छोटी सी बात यहाँ पे देखते चलते हैं कि अभी हमने कास का जब फंक्शन बनाया था तो कास का फंक्शन बना के हमने क्या देखा था कि ये जाकर के 2π पे फिर से रिपीट हो रहा था। ये कहाँ पे 2π पे जाकर के फिर से रिपीट हो रहा था ये, ठीक है। और हमने क्या लिया था, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा लिया था ना, ठीक है। थीटा वाज द डिस्प्लेसमेंट, 2π पे फिर से रिपीट हो रहा था ये, तो ओमेगा टी इक्वल टू 2π पे इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा था, यानी टी जब थीटा इक्वल टू 2 बन जाए तो टी क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा। तो टी ओमेगा इक्वल टू 2π आ जाएगा, तो टी इक्वल टू यहाँ से 2π/ओमेगा आ जाएगा। ये कहाँ से आया है, जो पीछे हमने लिया था वहीं से आया हुआ है, ठीक है बेटा। ओके, Yes, sir. अगर दोबारा आपसे पूछा जाए कि t इक्वल टू 2π/ओमेगा कहाँ से आया तो आप बता ले जाओगे किसी को। Yes, sir. अच्छा, और सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ के आए हैं, लेकिन ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है, पीरियोडिक है लेकिन ऑक्सीलेशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो अप्लाई हो जाएगा। ओमेगा वेलोसिटी है, क्या है, ओमेगा वेलोसिटी है, और 2π क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये जो मोशन यहाँ पे आया है एक्चुअली में एक सर्किल को ही, सर्कुलर मोशन के टाइप का ही रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में 2π का डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसमें कितना टाइम लगा वो डिवाइड बाय वेलोसिटी निकाल लिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, दिस इज गोइंग टू बी पीरियोडिक टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, नाउ ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो उनका कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। एनी फंक्शन व्हिच इज अ पीरियोडिक फंक्शन, देयर कॉम्बिनेशन विल गिव यू ए पीरियोडिक फंक्शन। तो f इक्वल टू a cos ओमेगा t पीरियोडिक फंक्शन था और f इक्वल टू a sin ओमेगा t पीरियोडिक फंक्शन था, तो इनका कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है, होगा ना, बोलो कि नहीं होगा, बोलो होगा सर। होगा ना। तो अगर होगा तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा, इनका टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, हमने वहां पीछे एफ टी इक्वल टू लिखा था ए कास ओमेगा टी, ध्यान रखने की कास की मैक्सिमम वैल्यू +-1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए होगी। ए को हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, ए को एम्पलीट्यूड बोला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब दो फंक्शन को लेकर के बनाएंगे पीरियोडिक फंक्शन a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तो इनका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो दो वेक्टर के तरीके से हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, दो वेक्टर के तरीके से इनका एम्पलीट्यूड हो जाता है, जो कि rx ry होते थे और जिसका रिजल्टेंट √rx + ry² से निकालते थे हम, है ना। तो इनका जो एम्पलीट्यूड बनेगा, इनका एम्पलीट्यूड बनेगा √a² + b² बन जाएगा,
अभी आगे देखेंगे इसको कैसे बनाते भी हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, और ये रिजल्टेंट वेक्टर से एंगल कितना बनाएंगे, जैसे वेक्टर में हमने पढ़ा था वही सेम यहाँ पे भी बनेगा, ये b बाई ए। ठीक है, tan phi इक्वल टू b बाई ए। ये एंगल अगर ये आपने b बनाया हुआ या आपने a बनाया हुआ तो ये एंगल आपको बनाना तो ये a बाई b हो जाएगा। अगर आपने इसको b बनाया, इसको आपने a बनाया तो ये b बाई a बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीजें, बस सिर्फ और सिर्फ उसका एप्लीकेशन यहाँ पे दोबारा करना है हमको। तो चलिए सबसे पहला नोट करते हैं इसी को, ठीक है, क्योंकि इसी की हमें जरूरत है करने की। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना काम हम लोग। और एनसीईआरटी को थोड़ी देर के लिए कहते हैं बाय बाय। ठीक है, F1t इक्वल टू हमने लिखा a cos ओमेगा t, F2t इक्वल टू लिखा हमने b sin ओमेगा t। ठीक है, क्या लिखा, a cos ओमेगा t, a sin ओमेगा t। तो इसमें एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए a होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, b होगा। और अगर एक नया फंक्शन ft बनाए हम a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, तो कितना क्या बन जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। ठीक है, तो ये भी पहला चीज तो ये है कि ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा पीरियोडिक फंक्शन। दो पीरियोडिक फंक्शन को लेंगे तो ये भी बनेगा आपका पीरियोडिक फंक्शन ही बनेगा। और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। अच्छा, ये चीज हम कैसे बनाते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो इसके बनाने के लिए ए और बी में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, ए और बी में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, और a इक्वल टू कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और b इक्वल टू कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि अपना साइन a प्लस बी का फार्मूला बन जाए। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, बोलो, साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन कॉस बी, कॉस से साइन बी, साइन a cos b cos a साइन b हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो एक तरफ कास दिख रहा है, एक तरफ साइन दिख रहा है ना ऑलरेडी। तो यानी कि ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं हम कि हमारा काम इजीली बन जाए, है ना। एक तरफ साइन सब्स्टिट्यूट कर दे, एक तरफ कास सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो a इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट कर दें एक नया क्वांटिटी कांस्टेंट के साथ में। ठीक है, ठीक है, a इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, कुछ भी पुट ए कर दो, बी सी डी किसी भी टर्म में कर दो। आपके बुक के हिसाब से अगर मैं ए को सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे, ए इक्वल टू डी कास फाई में कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डी कास फाई। और बी इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमको, डी साइन फाई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये, डी नहीं नहीं गलत हो गया, देखो
हमें ए के साथ में साइन चाहिए और बी के साथ में कास चाहिए। ए के साथ में साइन चाहिए, बी के साथ में कास चाहिए, लिख दो यहाँ पे। तो बन जाएगा डी साइन 5 कास ओमेगा टी प्लस बन जाएगा डी कास 5 साइन ओमेगा टी। इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, क्या करके आगे पीछे करके, और डी को कॉमन निकाल लें और इसको ऐसे लिख दें साइन ओमेगा टी इंटू कास 5 प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन 5। और फार्मूला लगा दो, क्या बन जाएगा ये आपका डी साइन ओमेगा टी प्लस 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। ठीक है, बन गया पीरियोडिक फंक्शन ये ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे 5 जो आ गया इसको फेज बोलेंगे आगे, अभी आगे डिफाइन करेंगे इसको हम, ठीक है। ठीक है, यहीं से हम इसका रिलेशन निकालेंगे। तो डी यहाँ पे क्या हो गया, डी बन गया एम्पलीट्यूड, डी बन गया एम्पलीट्यूड, और इस डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 2 का स्क्वायर करके ऐड कर लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी बन जाएगा। 5 की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2 कर दें तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 5, ये ए बाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए बाई बी हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू 10 इनवर्स ए बाई बी हो जाएगा। ये आपका टोटली डिपेंड करेगा कि आपने इस फंक्शन को, इक्वेशन को लिखा कैसे है, ठीक है, और उसमें सब्स्टिट्यूट कैसे किया है। तो मैं बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज पे न जाकर के जैसे भी लिख लो आप, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप इस तरीके से करके इसको सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हो इस वैल्यू को, ठीक है, ओके। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किन्हीं भी पीरियोडिक फंक्शन को हम सुपर इम्पोजिशन करके हम एक नया पीरियोडिक फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन जो पुराने पीरियोडिक फंक्शन है और नए पीरियोडिक फंक्शन है उसमें चेंज आएगा। चेंज किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं, एम्पलीट्यूड जो भी वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक सुटेबल कोफिशिएंट यूज करें, उनका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। आप लोग अपनी बुक में देखें एग्जाम्पल नंबर 14.2, ठीक है, बुक खोला, एग्जाम्पल नंबर 14.2, या मैं यहीं पे शेयर कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14.2, हाँ, अब इसको देख करके आप लोगों को डिसाइड करके आंसर करना है, बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन, गिव द पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। इसमें से कौन कौन पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो पहला फंक्शन हमने बताया था साइन ओमेगा टी और कास ओमेगा टी, क्या है, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन,
कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे इसमें, तो देखें क्या है। तब तक आप लोग बताओ मुझे। तो पहला वाला फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा? पीरियोडिक होगा सर। होगा। पीरियोडिक होगा। अब पीरियोडिक फंक्शन होगा तो आपको इसके एम्पलीट्यूड को निकालना पड़ेगा, इसके पीरियड को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इसके पीछे आगे पीछे 1 1 लिखा हुआ है, दोनों के साथ में क्या लिखा हुआ है? 1 1 लिखा हुआ है ना? ठीक है, 1 एंड 1 लिखा हुआ है इसमें। तो हमें पता है कि इसका एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 + 1 यानी अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा। दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। तो आप क्या बता सकते हैं हमें ये π/4 कैसे आया? एनी ऑफ यू? सर डिवाइड कर देंगे ना √2 से, तो बिल्कुल, इसके कुछ यहाँ पे क्या किया हमने, 1 को क्या लिखा? 1 को हमने लिखा डी cos फाई, यहाँ के 1 को क्या लिखा? डी साइन फाई। ठीक है बेटा, ठीक है। और दोनों की वैल्यू 1 थी, उसको डिवाइड किया तो 10 फाई इक्वल टू 1 मिल गया, यानी फाई इक्वल टू π/4 मिल गया। ठीक है, लवन्या समझ में आ रहा है? क्या करके यस दिखाऊं? सर, आ रहा है। आ गया ना? तो साइन ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4, ओमेगा टी प्लस π/4। ठीक है। नाउ अब इसको देखना है ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, ये भी 2 पाई के बाद में अपना वैल्यू रिपीट करेगा। तो देखो अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी π/4 इसकी वही वैल्यू होगी जो कि अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी π/4 प्लस 2 पाई। ठीक है, हम चाहें तो ग्राफ पे इसको बना करके दिखा सकते हैं। क्या आप ग्राफ बना के भेजोगे हमें? आप लोग इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे 0 45 90 ऐसे 2 पाई तक इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, इस वाले का ग्राफ बनाओ। ग्राफ बना के भेजो, नहीं बनता तो मैं बना के दिखाता हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है, बनाओ जरा। हो गया बेटा? नहीं सर, आप एक बार बताना। मैं बताऊं? यस सर। ओके, सची आपने नहीं सर। नहीं बना। चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनेगा अभी। तो कोई इसी को सीखना जरूरी है, अगर ये चीज सीख जाओगे तो बाकी आगे क्वेश्चन टफ आए इजी आए कुछ भी हो आप लोग बहुत इजीली बना ले जाओगे। आपको एफ टी इक्वल टू क्या दिया हुआ फंक्शन? बोल दो। साइन ओमेगा टी साइन प्लस कॉस ओमेगा ओमेगा टी। टी है ना?
साइन ओमेगा टी प्लस कास ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 1 इंटू कास ओमेगा टी। लेट, अब दोनों वन तो एक ही है, तो लेट फर्स्ट वन इज इक्वल टू डी cos phi and second one equal to d sin phi। ओके, इस वाले में पुटअप कर देते हैं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं क्योंकि d दिखने के लिए cos phi sin phi पता है कि 45 के लिए वैल्यू सेम आएगी, कोई बात नहीं। तो लिखो यहाँ पे ला करके, तो क्या बन जाएगा ये आपका d cos phi sin ओमेगा t प्लस d sin phi cos ओमेगा टी। डी कॉमन ले लें, इसको रीअरेंज कर लें, तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बना एक्चुअल फंक्शन। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ स्क्वायर करें 1 को, स्क्वायर करें 2 को, तो ये 1 इक्वल टू मिल जाएगा डी स्क्वायर, मीन्स डी इक्वल टू सॉरी 1 प्लस 1, डी इक्वल टू अंडर रूट 2 मिल जाएगा। और 2 को डिवाइड करें 1 से, 2 को डिवाइड करें 1 से, तो 10 फाइव इक्वल टू 1 मिल जाएगा, मीन्स फाइव इक्वल टू मिल जाएगा 10 इनवर्स 1, 1 का मतलब होता है 10 पाई बाई 4, तो फाइव इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाई 4। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो इस तरीके से डी की वैल्यू और फाइव वैल्यू निकाल करके आपको यहाँ पुटअप करना पड़ेगा। तो एफ टी इक्वल टू ला के वैल्यू पुटअप करोगे तो अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा ये आपका। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। क्या हो गया आपका? ये फंक्शन हो गया। अब आपको चेक करना है इसका पीरियड। लेट अस चेक इट्स पीरियड। इसका पीरियड चेक करना, तो पीरियड चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो सबसे इजी तरीका होता है हम ग्राफ बना के चेक करें, वही सीखना तो जरूरी है। बाकी साइन का आ सकता है, हम उसको 2 पाई बना लेते हैं बाद में, लेकिन अभी ये सीख लेना जरूरी है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसका बनाता हूँ। इतना नोट कर लिया आपने? कर लिया? जी सर। हर बार इसको आपको ऐसे लिखना है और इसकी वैल्यू डी की और फाई की इस तरीके से निकालना है आपको, यहाँ पे इस तरीके से निकालना है। आगे बढ़े, तो एफ टी इक्वल टू मिल गया है अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, है ना? ध्यान रखना इसको हम थीटा मानने जा रहे हैं। ये क्या है? थीटा बनेगा हमारा। तो इन दिस फंक्शन एक टेबल बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे और टेबल में थीटा की वैल्यू लिखेंगे। थीटा क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। कितना है बेटा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। इस पूरे को हमने थीटा मान लिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ टी की वैल्यू। तो जब थीटा इक्वल टू 0 हो, क्या हो? थीटा इक्वल टू 0 हो तो एफ टी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? थीटा इक्वल टू आपका पाई बाई 4 हो, थीटा इक्वल टू आपका पाई बाई 4 हो, तो ये कितना बन जाएगा? थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो, मतलब इस पूरे की पूरी वैल्यू पाई बाई 4 हो, तो कितना बन जाएगा? ये साइन पाई बाई 4 बन जाएगा। मतलब कितना? 1 बाई रूट 2, 1। मतलब ये वैल्यू 1 बन जाएगा। ये यहाँ पे पाई बाई 4, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 बन जाएगा। दिस इज 1। इसी तरीके से जब थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री बने, क्या बने? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा, यानी पाई बाई 2 बने, तो पाई बाई 2 बनेगा तो इसकी वैल्यू पूरा 1 हो जाएगा। इस वैल्यू रूट 2 1.44 बनता है ये रूट 2, तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू रूट 2 हो जाएगी। अब 90 के बाद जब रिपीट करना शुरू करते हैं तो वैल्यू इसी तरीके से डिक्रीज होती जाएगी और 135 पे फिर से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो पाई पे फिर से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका कर्व ये ऐसे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा।
है ना। आगे बनाएंगे इसको जाकर के एग्जैक्टली ये 2 पाई पे फिर से रिपीट करेगा। कितने पे? 2 पाई पे ये फिर से रिपीट करेगा आपका, ठीक है। ओके, तो यानी इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, बोलो। टाइम पीरियड इसका कितना हो गया? 2 पाई पे आकर के डिस्प्लेसमेंट रिपीट कर रहा है ये, तो 2 पाई इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, तो कितना टाइम पीरियड हो जाएगा इसका, 2 पाई बाई ओमेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि एफ टी इक्वल टू √2 साइन ओमेगा टी और एफ टी इक्वल टू √2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 में क्या चेंज होगा। इन दोनों का ग्राफ बनाए तो क्या डिफरेंस दिखेगा हमको, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, वो देख सकते हैं। देख क्या सकते हैं, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 4 होगी, है ना। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होगी, और जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 4 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। यानी मैं अगर ओमेगा टी को यहाँ पे स्टार्ट करूँ बनाना, लिखना, और ऐसे बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, ये ओमेगा टी के लिए, √2 साइन ओमेगा टी के लिए, तो जो हमारा कर्व बनेगा इसके लिए पाई बाई 4 वाले के लिए, तो जब इसकी वैल्यू 0 थी तो उस टाइम पे ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 पे इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है बेटा। कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 पे इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और जब इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होगी तब इसकी वैल्यू पाई बाई 2, यानी इसका मैक्सिमा यहीं पे आ जाएगा। यानी इसका कर बनाएंगे तो ये मैक्सिमा इस तरीके से बनाएगा, ये यहाँ पे मिडिल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि क्या कर रहा है, पाई बाई 4 लीड कर रहा है फेज में। कितना लीड कर रहा है ये, पाई बाई 4 लीड कर रहा है फेज में इसको। ये बात समझ में आ रही नहीं आप लोगों को, जब मैं चार्ट बना के बनाऊं इसको, आ रही है सर। आ रही है ना, नहीं आ रही। नहीं आ रही है। एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी का पहले ग्राफ बनाओ, यहाँ पे चार्ट बनाते हैं हम। ये ओमेगा टी की वैल्यू हो गई और ये एफ टी की वैल्यू हो जाएगी। ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी, हमने पढ़ी है। हेलो, यस सर। कितनी वैल्यू होगी एफ टी की, पॉजिटिव। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0। ये पाई बाई 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2। ये पाई बाई 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 1। 1। और इसी तरीके से ये वैल्यू आपकी रिपीट होती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 जोड़ ले कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 है, नहीं, पाई बाई यस 2 सर। प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 135 कितना हो जाएगा वैल्यू इसकी, 1/√2। पाई वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 0, ठीक है। इसको रिपीट करो पूरा 2 पाई तक और कर्व बनाओ इसका, यहाँ पे पाई बाई 4
पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। इनकी वैल्यू यहाँ पे मार्क करो, जीरो पे जीरो मार्किंग थी, ये मैं यहाँ पे इसको 1 करता हूँ, नीचे भी -1 हो जाएगा ये नीचे आपका 1/√2 की वैल्यू यहाँ पे कहीं मार्क कर लेंगे हम। तो पाई बाई 2 पे 1 चाहिए आपको, पाई पे 0 चाहिए, ठीक है, पाई बाई 2 पे 1 चाहिए, पाई पे 0 चाहिए, फिर यहाँ पे आपके वापस 0 चाहिए, यहाँ पे -1 मिलेगा आपको। ये इसका कर्व बनाओ, ये बन गया ft = sin ओमेगा t का कर्व बन गया, ठीक है। इस पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, डाउट है? नहीं सर। अब हम ओमेगा t प्लस पाई बाई 4 और एफ टी के लिए वैल्यू लिखेंगे। तो जब ओमेगा टी 0 होगा, व्हेन ओमेगा टी विल बी 0, तो एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। ओमेगा टी 0, इस वाले की वैल्यू लिख रहा हूँ, इससे करस्पॉन्डिंग। जब ओमेगा टी 0 होगा तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। अब अगर इतनी सिंपल चीज आप लोग नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर बंद कर दूंगा। यस सर। ओमेगा टी को 0 रखो तो कितना हो जाएगा? ये पाई बाई 4। पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। 1/√2। तो देखो यहाँ पे 0 पे 0 था, यहाँ पे 0 पे कितना मिल गया हमें? 1/√2 मिल गया। जब इसकी वैल्यू ओमेगा टी की पाई बाई 4 रखेंगे तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 ही 5/2 हो होगा। जाएगा, है ना। 1 5/2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको मार्क करते चलते हैं ग्राफ पे। तो जब ओमेगा टी 0 रखा हमने, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू थी वो कितनी आई? इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई, है ना। कहाँ पे आई? यहाँ पे वैल्यू आई। जब पाई बाई 4 पे गए तो कहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमको? यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी पाई बाई 4 पे, ठीक है। मैं पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ। इसी तरीके से जब पाई बाई 2 रखेंगे ओमेगा टी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? ये 3 पाई बाई 4 की इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी आपको। कितनी वैल्यू मिलेगी? 3 पाई बाई 4 की इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी। यानी कितना मिल जाएगी? ये पाई बाई 2 पे 1/√2 दोबारा मिल जाएगी। तो पाई बाई 2 पे आपको ये मिल जाएगा 3 की इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जब 3 पाई बाई 4 पुटअप करोगे तो आपको पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी। जब आप पाई पुटअप करोगे तो 3/2 वाले की इक्विवेलेंट यानी वो √2 की इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी आपको। जब 3 बाई पाई बाई 2 पुटअप करोगे तो पाई की इक्विवेलेंट वैल्यू आपको मिलेगी। मैं पीछे हो गया क्या? पीछे हो गया थोड़ा सा, देखना वैल्यू मिस कर गया मैं। फिर से करते हैं। कहाँ तक कर लिया था हमने? पाई बाई 2 तक कर लिया ना। 3 पाई बाई 4 पे करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको? पाई की वैल्यू मिल जाएगी। पाई की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है। 3 पाई बाई 2 पुटअप करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें? पाई की वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू पाई पे मिलनी चाहिए थी वो वैल्यू मिलेगी हमको 3/2 पे। देखो देखो, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट गलती से लगा हुआ है, इसको दोबारा लिखते हैं।
π/2 पे कितना आया √2, 3 π/2 पे कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ओके बेटा। हाँ 3 जी। π/2 Yes, पे sir. कितना आ गया हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। पाई पे कितनी वैल्यू आ जाएगी बोलो। पाई पे वैल्यू पुटअप करेंगे हम तो वो पाई प्लस π/4 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी पाई प्लस π/4 की वैल्यू, और निगेटिव में √2 पे चली जाएगी। वो कहाँ पे जाएगा निगेटिव में √2 पे जाएगा वो, यानी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमको। निगेटिव में √2 पे जाएंगे तो यहाँ वैल्यू मिलेगी हमको। इसी तरीके से 3 π/2 पुटअप करेंगे तो 3 π/2 पुटअप करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ वाली कोई वैल्यू मिलेगी हमको, क्योंकि 1 वैल्यू मिल जाए, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए हमको। ठीक है, तो 3 π/2 यानी इस बीच वाली वैल्यू, यहाँ की वैल्यू अगर हम पुटअप करें, इस वाली वैल्यू को पुटअप करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ -1 की। इसके बाद में फिर से इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर कर्व बनाए इसका तो ये कर्व ऐसे बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा, ये मैक्सिमा यहाँ पे ले लेगा अपना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/√2 पे होनी चाहिए और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी 0 होनी चाहिए। यहाँ पे 0 होनी चाहिए इस पॉइंट पे थीटा पे, और ये इस तरीके से निकल जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से फिर रिपीट करना स्टार्ट करेगा ये। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा और पीछे लेकर के जाए हम, अब ओमेगा टी की वैल्यू 0 के बजाय -π/4 पुटअप करें। क्या पुटअप करें -π/4 पुटअप करें हम, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपका तो ये कर्व ऐसे बन रहा है ये, और ये ऐसे बन रहा है ये आपका। तो कर्व का नेचर है जो बिल्कुल सेम है, लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ पे π/4 था, तो ये वाला जो कर्व है ये ओरिजिनल कर्व से π/4 पीछे हो गया है फेज में। क्या हो गया है π/4 पीछे हो गया है फेज में। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन दोनों का टाइम पीरियड 2π ही है, पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी, क्योंकि दोनों 2π के बाद में ही सेम पोजीशन पे रिपीट हो रहे हैं। ये वाला बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, कि अगर हमें इनका टाइम पीरियड निकालना है इस तरीके से फंक्शन का, तो हर एक का अलग अलग निकाल लेंगे, और इसमें जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होगा वही आपके इस फंक्शन का टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, जैसे इसका हाफ था, इसका 1/4 था, इसका पूरा t0 था, तो t0 आपका इसका टाइम पीरियड हो जाएगा फंक्शन का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते हैं SHM। तो SHM का स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था SHM का कि इसमें जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फोर्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो लेट्स अस सपोज कोई पार्टिकल इसको फॉलो कर रहा है, fx या xt कुछ भी लिख लो, और इसके किसी पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो xt की वैल्यू होगी, किसी पॉइंट t पे xt की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी गिवन एज cos ओमेगा t प्लस फाई, cos ओमेगा t प्लस फाई। अब फाई आपके फेज कांस्टेंट को या फेज को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इसका एक्चुअल टाइम बताएगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये एक्चुअली कहाँ पे आपका पार्टिकल है। क्या लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन A इक्वल टू cos ओमेगा t प्लस फाई लिख सकते हैं। ठीक है, where a ओमेगा एंड फाई आर कांस्टेंट। इसमें क्या होंगे, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा वेलोसिटी है, फाई फेज कांस्टेंट है, ये तीनों क्या होंगे कांस्टेंट होंगे।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय xt इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, अगर हमने इस तरीके का कोई इक्वेशन ले लिया तो इसमें जो a है वो आपका एम्पलीट्यूड होगा, जो xt होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, xt आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, a आपका एम्पलीट्यूड होगा, ओमेगा टी आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, तो ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये आपका हो जाएगा फेज कांस्टेंट। क्या हो जाएगा ये? फेज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। नाउ हियर टाइम वेरिंग क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाई, दिस विल वेरी विद टाइम। क्या करेगा? दिस विल वेरी विद टाइम, दिस विल वेरी विद टाइम। ठीक है, and this will be called the phase of the motion. This will be called as phase of the motion. This will be called as phase of the motion. Okay बेटा? Now अगर आपको पार्टिकल की एक्चुअल टाइम चाहिए या उसका स्टेट चाहिए तो वो आपको इसी से मिलेगा। फेज ऑफ द मोशन है, ये आपको डिस्क्राइब करेगा, इट विल डिस्क्राइब state of motion at a given time. Especially phi is called phase constant. Many time in exam क्वेश्चन पूछते हैं इसको फेज एंगल के रूप में। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फेज एंगल। ओके, ओके। अभी पीछे हमने एक डायग्राम बना करके आप लोगों को सिखाया था, दिखाया था कि कैसे फाई का यूज कर सकते हैं, हम फाई का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और पीछे हमने देखा था कि कैसे आपका फाई आपके कर्व को, जो एक्चुअल कर्व है उससे आगे और पीछे कर सकता है। ठीक है, जो फाई है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फेज कांस्टेंट आपके इनिशियल कंडीशन को सिग्निफाई करता है और उसी के रिस्पेक्ट में ये बाकी उसके मोशन को आगे प्रोपोगेट करेगा। फेज कांस्टेंट एंड इट इज इंपॉर्टेंट आर सिग्निफाइज इनिशियल कंडीशन। मतलब ये हुआ कि बीच में कहीं इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये इनिशियली ही रहा होगा। जैसे कि आपका ओरिजिनल कर्व बनता था कास का, इस तरीके से बनता था। अब इसमें से अगर हम कोई फेज इसमें इनकॉर्पोरेट कर दें, प्लस माइनस पाई बाई 4 का या 4 का जो भी वैल्यू इसमें इनकॉर्पोरेट कर दें, माइनस का करें इसमें एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं माइनस पाई बाई 4 करूँ तो इसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके से कर्व बन जाएगा ये। अब देखो ये कर्व हमेशा इसके इस तरीके से आगे चलता रहेगा, हर एक पॉइंट पे कहीं भी चले जाए इसको लेकर के ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें फेज इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये आपका वैल्यू था 0 पे,
0 पे कितना होता है, काश की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे ये किसकी, इसमें π/4 के रिस्पेक्ट में वैल्यू डाल दी गई है, किसकी, π/4 की वैल्यू दे रहा है ये, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू आपकी डाल दी गई है π/4। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, जैसे पीछे हमने किया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो फेज कांस्टेंट समझ में आ गया क्या है, ये बीच में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये इनिशियल कंडीशन को आपके रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नाउ चलिए डेरिवेशन करते हैं। फॉर phi इक्वल टू 0 xt विल बी a cos ओमेगा t ना, xt विल बी a cos ओमेगा t, और इसके हेल्प से हम बाकी चीजें अब निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाकी चीजें निकालने का हम प्रयास करेंगे। xt इक्वल टू a cos ओमेगा t है अगर हमारे पास में, तो बाकी चीजें निकालने का यहाँ से हम प्रयास करेंगे। तो हमने देखा कि इसका टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड ऑफ दिस विल बी, बिकॉज this will be same, this will be same at after each and every time period। ठीक है, हर एक टाइम पीरियड के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, इफ टाइम पीरियड इज कैपिटल T, then xt will be equal to xt plus कैपिटल T होगा ना ये। ठीक है, इसका मतलब हो गया a cos ओमेगा t will be equal to a cos ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, है ना, ए कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस टी मिल जाएगा आपको, है ना, ओमेगा टी प्लस टी मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद में जो फेज होता है वो 2 पाई का चेंज हो जाता है। कितने का फेज चेंज होता है, 2 पाई का फेज चेंज हो जाता है ओमेगा टी पे आकर के। तो यहाँ से ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई यहाँ भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से टी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच कोसाइन फंक्शन first repeat itself, first repeat itself when फेज को आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, when इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को, Yes, sir. when इट्स जो एम्पलीट्यूड होता है एंगल के टर्म में। ठीक है, when इट्स आर्गुमेंट means the phase has increased by 2 pi, so this will give us omega t plus capital T as ओमेगा टी प्लस 2 पाई, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई मिल जाएगा, या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14.3 दिया हुआ है।
1 मिनट का है, आप देख लो फटाक से। इसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है साइन ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी। ठीक है, अब पूछा है कौन इसका हार्मोनिक होगा नहीं होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास क्या है जो दिए हुए हैं वो हार्मोनिक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शन हार्मोनिक है, उनको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया, तो हमने अभी देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इसका रिप्रेजेंट किया जाता था, वो रिप्रेजेंट किया जाता था सिंपल फंक्शन लेकर के। ठीक है, फंक्शन था हमारे पास एक्स टी इक्वल टू ए कास ओमेगा टी, एक्स टी इक्वल टू ए कास ओमेगा टी दिया हुआ था। हमको क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन निकालना है। देखो बहुत सिस्टमेटिक है, भले एक बार इसको सीख लेना जो कितना इजीली हो जाएगा ये। इसको हम डी एक्स बाई डी टी करते हैं, क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी टी करते हैं। तो ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी ये बन जाएगा आपका कास ओमेगा टी, है ना। कास ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी को आपने टी मान करके किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो ये साइन ओमेगा टी, अब इसको दोबारा करोगे तो इसमें से एक ओमेगा और बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में नहीं आया तो पूछ लेना अभी, आ गई कि नहीं आई, नहीं आई। डी बाई डी टी अगर ये कास टी होता तो ये माइनस साइन टी हो जाता, है ना। चैन रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ और है, ये कास ओमेगा टी था, तो इस ओमेगा टी को आप पूरा टी मान लो और इसको डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट लिख दो आप, और उसके बाद में इस ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट कर दो। तो जब ओमेगा टी को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। जैसे चैन रूल के एप्लीकेशन को लिख के करें तो कैसे लिखेंगे इसको हम, डी बाई डी टी कास ओमेगा टी। अब इस तो इसमें ओमेगा टी को हम टी मान के लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को हमने डी टी माना था तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको ओमेगा टी। अब ओमेगा में ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और डी टी बाई डी टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी कास ओमेगा टी का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस सर। डी एक्स बाई डी टी को हम बी टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी टी, वेलोसिटी एट टाइम टी। तो बी टी कैन बी रिटन एज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं हम। ठीक है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, ओके। ठीक है, बी टी इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, अगर हम फाइव के टर्म में लेते तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिख कर चलते तो भी कोई इशू हमारे लिए नहीं आने वाली थी। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें सिस्टमेटिक फॉर्म में, अगर हम एक्स टी के टर्म में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। एक इक्वेशन इसको बना के यहीं पे रख लेते हैं, इसी में एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं, इसको एक्स टी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो बी टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यहीं पे रहने दो,
ए यहीं पे रहने दो, ओमेगा यहीं पे रहने दो, और इसको अंदर लेके चले जाओ, तो साइन ओमेगा 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी, लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते। माइनस यहीं पे रहने दो, ओमेगा यहीं रहने दो, ए को अंदर लेके चले आओ, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं? यस ये सर, बन जाएगा माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स, लिख सकते हैं? तो bt will be given by minus omega under root a square minus x square also. ठीक है, bt will be minus a square minus x square minus omega, ठीक है? माइनस साइन आती है इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका फोर्स लग रहा होता है, वो जो भी आपका मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, ठीक है? ठीक है, चलिए अब इसी के साथ में यहीं पे निकालते हैं इसका एक्सीलरेशन, ये हटा दें यहाँ से, एक्सीलरेशन निकालते हैं यहीं पे। एक्सीलरेशन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 से उठाएंगे इसको, इक्वेशन 1 से उठाएंगे और लिखेंगे bt इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बी टी बाई डी टी करेंगे, ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का करेंगे तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हमको पता है कितना होता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है, ये ओमेगा ऐसे रहने दो, साइन ओमेगा टी का होता है cos ओमेगा टी, अब फिर ओमेगा टी का करेंगे तो एक ओमेगा यहाँ से और आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी, और ये आपका बन जाएगा एक्सीलरेशन ए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सीलरेशन ए, ठीक है? ये बन जाएगा एक्सीलरेशन ए, इसको लिखेंगे ए टी, और इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखें तो ए टी विल बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी, लिख सकते हैं इसको, ए cos ओमेगा टी को साथ में ले लेते हो, ठीक? ठीक है बेटा? यस सर। तो ये एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को करे। अब अगर इसी वाले में इक्वेशन में मैं प्लस फाइव लेकर के चलता है, यहाँ पे ओमेगा प्लस फाइव लेता तो फाइव कांस्टेंट था, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला था, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था आपकी वैल्यू में, यहाँ पे बस यहाँ पे आपका प्लस फाइव आके जोड़ता जाता खाली, बाकी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, यहाँ प्लस फाइव आके जुड़ जाता खाली ये, तो यहाँ पे हम प्लस फाइव लिख लेते हैं इसको, यहाँ भी प्लस फाइव लिख लेते हैं, यहाँ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? इसी तरीके से इसकी वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो प्लस फाइव के साथ कर लो चाहे विदाउट फाइव कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेरिवेशन पे आपके, ठीक है? तो दोनों में जो भी तरीका लगे पसंद वो करते जाएंगे, मुझे विदाउट फाइव फाइव इक्वल टू जीरो पे पसंद है इसलिए मैंने उस पर कर लिया, बाद में उसको मैं फाइव ऐड कर दिया, ठीक है? क्योंकि वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में हमेशा उसकी वैल्यू जीरो हो जाया करेगी, ठीक है? चलिए अब इन तीनों में एक रिलेशन देखते हैं, किसमें रिलेशन, इसके डिस्प्लेसमेंट में
इसकी वेलोसिटी में और इसके एक्सीलरेशन में, ठीक है, वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में। तो बहुत सिंपल है, अगर हम ग्राफ ना बनाएं, फिगर ना देखें, कुछ भी ना देखें, तो भी हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन करें। देखो जब इधर जा रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा होता है, बोलो, इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी आके जीरो हो जाएगी तो बी क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। और बी डिक्रीज कर रही होती है तो ए भी क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जब ये नीचे आ रहा होता है तो एक्स आपका डिक्रीज कर रहा होता है, बी आपका इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, एक्स डिक्रीज कर रहा होता है, बी आपका इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, चलिए एक ग्राफ बना करके देखते हैं इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, या अगर बुक है तो मेरे ख्याल से बुक खोलो, बुक में देख लेते हैं इस रिलेशन को, ज्यादा बेटर है तो बनाए। बुक में इस रिलेशन को हम देख लेते हैं। ये है पेज नंबर 344 पे आपका, पेज नंबर 344 पे ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहां से आपका मोशन स्टार्ट किया गया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, वेलोसिटी आपकी जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, वेलोसिटी आपकी जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो पे आ गया, मीन वैल्यू पे आ गया, अब वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हो गई है। क्या हो गई, वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हो गई। एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आपके पास में थी ये मैक्सिमम पे थी, ये आके आपकी जीरो पे आ गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पे गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम हो गया। आगे बढ़े हम, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, एक्सीलरेशन जीरो हो गया। ये कर्व समझ में आ गया। देखो क्या है, जब मोशन कर रहे होते हैं इस तरीके से तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में घट रही होती है, और जो फोर्स होता है, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो फोर्स बढ़ रहा होता है यानी ए बढ़ रहा होता है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है, यानी ए की वैल्यू आपकी जो फोर्स है इधर टेंड कर रही होती है। बात समझ में आ रही ना, इसलिए इस पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम फोर्स आपको लगाना पड़ता है इसको पुल करने के लिए, इसलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन मिलता है, मगर नेगेटिव वैल्यू के साथ में। देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव है ना। देखो यहाँ पे आ गए हम, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है आपका, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों बार। तो एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन समझ में आ गया। हेलो, यस सर, आ गया। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो भी डिस्प्लेसमेंट का उसका अपोजिट वैल्यू हो जाएगी, और वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो पढ़। जब किसी ब्लॉक को या किसी भी मास को किसी स्प्रिंग से टाई कर देते हैं, उसको पुल करके छोड़ देते हैं तो मोशन करना स्टार्ट कर देता है। इसका भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होता है, और इसमें जो फोर्स लग रहा होता है वो आपका F इक्वल टू एम में होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए की जगह पे हमने अभी पीछे ड्राइव किया है कि ओमेगा स्क्वायर XT लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अभी पीछे ड्राइव किया है हमने। ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर XT, तो FT इक्वल टू एम में दिस कैन बी रिटन एज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर XT लिख सकते हैं, या FT कैन बी रिटन एज K इंटू XT, सिंस m इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो FT कैन बी रिटन माइनस K इंटू XT,
अब अगर यहाँ देखें तो k की वैल्यू कितनी बन गई, ये बन गई m ओमेगा स्क्वायर बन गई। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हो जाएगा √k/m हो जाएगा। और ये एपीटी इक्वल टू माइनस के एक्स टी आपके हुक्स लॉ हो गया। क्या है ये आपका हुक्स लॉ हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो जो स्प्रिंग मोशन करेगी उसका जो स्पीड होगा वो उसके फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी, और जो ब्लॉक या जो भी ऑब्जेक्ट उससे टाइट किया गया उसके मास पे डिपेंड करेगा। तो फ्रीक्वेंसी विल बी या जो स्पीड विल बी √k/m हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। तो डिफिनेशन जो हमारी थी वो डिफिनेशन फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट हो रही है। डिफिनेशन क्या है रिपीट होने वाली? सिंपल हार्म मोशन, SHM is the motion executed by a particle subject to a force which is proportional to the displacement of the particle and is directed towards the mean position। सही है, हमने प्रूव किया Ft इक्वल टू कितना, -kxt, F is proportional to xt with minus sign directed to the mean position। अगर स्प्रिंग को इलांगेट करेंगे तो इसको कंप्रेस करने का प्रयास करेगा, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो इसको इलांगेट करने का प्रयास करेगा, यानी ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए। ठीक है, ठीक है ना। अब एक सिचुएशन दिया, एग्जांपल नंबर 14.6। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग है, इनको इस तरीके से टाई कर दिया गया और इनमें इसको किसी एक की तरफ कंप्रेस कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट इनमें करवा दिया जाए और उसके बाद इसके मोशन को देखा जाए। पूछा जा रहा है कि इसमें क्या सिचुएशन बनेगी। सो दैट व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड इट एग्जीक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। बहुत सिंपल करना है इसको, बहुत सिस्टमेटिक करना है। क्या करना है, अगर आपने इसके डायरेक्शन में मोशन किया हुआ है तो F1 इक्वल टू आपका हो जाएगा -kx। क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू -kx। एक स्प्रिंग जो कंप्रेस होगी उसका वाला जो फोर्स होगा उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। तो फोर्स एक्जेक्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द लेफ्ट साइड ट्राइंग टू पुल द मास टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स है, देखो कंप्रेस की गई, पहले पोजीशन यहाँ पे था, उसको बलक को यहाँ इस तरफ कर दिया गया, तो ये स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है और ये स्प्रिंग इसको अपनी तरफ से ढकेलना चाह रही है। ठीक है, Ft इक्वल टू -kx एंड F1 इक्वल टू -kx। दोनों का फोर्स कांस्टेंट k ही है और दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है रिस्पेक्ट में दोनों की वो x ही है। तो जो नेट फोर्स लग रहा है, देखो ध्यान से, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इसका फोर्स भी इधर ही लग रहा है और इसका फोर्स भी इधर लग रहा है। ये पुल कर रहा है और ये भी इसको पुश कर रहा है। ये पुलिंग है, ये पुशिंग है, दोनों फोर्स का सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फोर्स बन जाएगा आपका -2kx। क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा -2kx। अब अगर हम ध्यान से देखें, क्या देखें, जो हमारा लॉ था उस लॉ के हिसाब से सिर्फ x को छोड़ करके जो कुछ भी होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो k इक्वल टू कैपिटल K इक्वल टू 2k दिया हुआ है और हमने पता था कि ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट क्या था फार्मूला, m/k था ना, m/k। तो यहाँ पे k की जगह 2k लिख देंगे। जब भी इसको बनाएंगे यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू होगी, पूरी ध्यान रखना है। उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा इस केस में, इस केस में ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा √m/2k। क्या आ जाएगा, ω/2k आ जाएगा ये। ठीक है, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है ω/π, 2π/ω, सॉरी 2π/ω होता है ये। t इक्वल टू 2π/ω होता है और ओमेगा की वैल्यू, एक मिनट, ये देखो k/m था ना, k/m था ओमेगा, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। देखो
एम बाई के लिख रहा हूँ, के बाई एम है, दिस वॉज 2k बाई एम, 2k बाई एम। तो ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे 2k बाई एम, तो m ऊपर चला जाएगा और t इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के मिल जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकाला? हाँ जी सर। आ गया ना? यस। ठीक है। अब देखो इसमें फोर्स कितना है, फोर्स आपका बेटा के एक्स है, कितना है फोर्स? के एक्स फोर्स लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, हमें निकालना है इसमें एनर्जी, के एक्स फोर्स लगा हुआ है, हमें इसकी एनर्जी निकालनी है। तो इसकी एनर्जी निकालने के दो तरीके मैं आपको समझा रहा हूं, उन दोनों तरीकों को हम समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट के लिए हम ले चलते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड नहीं मिल जाएगा, यहाँ भी यहीं पे हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, बी की वैल्यू अभी पीछे निकाला था हमने, क्या निकाला था बी की वैल्यू बताओ जरा, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। हमने बताया फाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस वाले वैल्यू में ला करके के की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। यस नो में भी यस सर। बन जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, m ओमेगा स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है। अभी पीछे हमने देखा है m ओमेगा स्क्वायर वैल्यू के की होती है, यस। कांस्टेंट होता है ये, है ना। m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, कांस्टेंट हमने पुटअप किया है, इसको फोर्स कांस्टेंट है। तो इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लिख सकते हैं। यस सर। ओके। इसी तरीके से जो आपका पोटेंशियल एनर्जी U होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन इसको निकालते कैसे इसको सीख लेते हैं। इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं ऐसे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है के एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, के एक्स दिया हुआ है, और इसमें आपको डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है अगर आपको वर्क चाहिए। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स डी डब्ल्यू हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कर रहे होते हैं, इसको इंटीग्रेट 0 टू x कर रहे होते हैं। यहाँ माइनस साइन होता है तो यहाँ माइनस साइन भी लगा लेते हैं, माइनस यहाँ पे रखो और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे इसको, तो 0 टू x पुटअप करेंगे तो माइनस साइन अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक तरीका तो इसका ये है करने का, निकालने का। दूसरा तरीका इसका निकालने का ये है कि एट इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन पे जो फोर्स होता है 0 होता है, इस पोजीशन पे जो फोर्स होता है वो एफ होता है। तो इस प्रोसेस में जो मीन फोर्स लगेगा, फोर्स एवरेज फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, एफ बाई 2 लगेगा। कितना लगेगा, एफ बाई 2 फोर्स लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एफ बाई 2 इंटू एक्स, और f की वैल्यू कितनी होती, के एक्स, तो बन जाएगा के एक्स इंटू एक्स बाई 2 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें से जो भी वैल्यू तरीका आपको पसंद आए, दिस वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट, ये भी है। जो भी वैल्यू आपको समझ में आए, जो भी तरीका, वो आप चाहें तो अपने बुक में नोट कर लें, और इस तरीके से आप यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। निकाल लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया।
हो Yes, गया sir. सर। ठीक है, तो इनकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को एक साथ में लिख लो। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर था, एक्स की वैल्यू a cos ओमेगा टी होती है ना, a cos ओमेगा टी, तो इसको स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू 1/2 के a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी आई थी। हाफ के स्क्वायर कॉमन निकाल लो, a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बन जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी, और cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान रखना है, एक में साइन था एक में कास था, हमको पता है जब साइन बढ़ता है तो कास घटता है, जब कास बढ़ता है तो साइन घटता है, पता है ना, ठीक है। तो देखो ये है आपका यू एक्स, इसका कर्व है ये, यू एक्स का कर्व है ये, और ये आपका पोजीशन है, x इक्वल टू 0 होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जैसे जैसे x बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव में जाए चाहे पॉजिटिव में जाए। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी हमने पीछे देखा था कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी बी वैल्यू होगी, जब यहाँ पे पॉइंट होगा आपका तब बी यहाँ पे 0 होगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और जब यहाँ बीचों बीच में होगा तब बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी आपके पास में, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है। इन दोनों के वेरिएशन को अगर हम इक्वली एक पॉइंट पे लेकर के साथ में देखें तो इस तरीके का कर्व बनेगा। जब आपका पोटेंशियल एनर्जी घटना स्टार्ट करेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू कर देता है, और जब काइनेटिक घटना स्टार्ट करता है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू कर देता है। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इसके वैल्यू को आप मेजर करके देख लो, इसकी वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर ही आएगी। कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर आएगी, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लग रहा है आपका। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया। यस नो मे बी। यस सर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो छोटा सा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14.7, इसको देखो और बताओ मुझे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को ब्रेक करना होता है, बाकी सारी चीजें अपने आप मिल जाती हैं। ए ब्लॉक whose mass is 1 kg is fastened to a spring, है ना। एक स्प्रिंग है और उससे ब्लॉक को बांध दिया गया है जिसका मास 1 kg है। बहुत बढ़िया। द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये भी ठीक है। The block is pulled to a distance x equal to 10 cm from its equilibrium position x equal to 0। इसको क्या किया उन्होंने, भाई साहब ने 10 सेंटीमीटर पुल कर लिया ब्लॉक को, 10 cm इसको पुल कर लिया, ये x इक्वल टू 0 हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया। ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, calculate the kinetic potential and total energy of the block when it is 5 cm away from the mean position। तो मेन पोजीशन से 5 cm अबे मतलब बीचों बीच में है, यहाँ पे कहीं पे होगा ये, तब आपको बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, बाकी चीजें कितनी है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो किया गया है वो 10 सेंटीमीटर का किया गया है, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 10 cm हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 5 cm पे हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, अब कैलकुलेशन करने की जो फार्मूला था उसमें हमने देखा था कि u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर था, निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन
के वाला जो फार्मूला था वो थोड़ा सा पेचीदा था। के वाले फार्मूले में क्या था, हाफ mv स्क्वायर निकालना था हमें, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर निकालना था। या हमने देखा था कि इसको निकालने के लिए जरूरी क्या था कि हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t जैसी कोई चीज हो हमारे पास, वो मिले हमें, यानी b निकालना पड़ेगा। b क्या आया था हमारे पास में, पीछे हमने देखा था a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, यानी इसको निकालने के लिए जरूरी है कि हमें ओमेगा की वैल्यू पता हो, ठीक है, किसकी वैल्यू पता हो, ओमेगा की वैल्यू पता होना जरूरी है हमें, बिना ओमेगा के नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी अभी इसी चैप्टर में हमने पीछे पढ़ा है कि ओमेगा इक्वल टू स्प्रिंग के लिए अंडर रूट के बाई क्या होगा, एम। के की वैल्यू दिया हुआ है, एम की वैल्यू दिया है, इसमें पुटअप कर दिया तो ओमेगा निकल गया 7.07 रेडियन पर सेकेंड। ओके, समझ आ गया, ठीक बेटा। यस सर, आ गया। अब आओ, x इक्वल टू ओमेगा निकाल लिया हमने, तो x इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा 0.1 cos 7.07t, ये ओमेगा है, ये a है, a कितना था 10 सेंटीमीटर था, है ना, 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। ओके, therefore when the particle is 5 cm away from the mean position we have, जब ये 5 cm अवे होगा तो क्या मिलेगा हमको, ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये कास हो जाएगा, ये 7.07 हो जाएगा, t हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट करके t की वैल्यू निकालना है हमको, क्या निकालना है, यहां से t की वैल्यू निकालना है। x दिया था, a दिया था, ओमेगा दिया है, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट जब करोगे तो जो t की वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 0, कहाँ गया t भाई, टी नहीं निकाला ना, साइन टी निकाल करके छोड़ दिया। देखो कास टी ही निकाल के छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि इनको साइन टी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी निकालने के लिए। तो कॉस टी निकाल लिया, तो कॉस टी से आपका साइन टी निकल जाएगा। साइन टी कैसे निकलेगा, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर टी से, ठीक है। ओके, तो इसकी हेल्प से इन्होंने साइन टी की वैल्यू निकाल ली, निकल जाएगी या निकाल के दिखाऊं इसको मैं, ये निकाल के 0.5 दिखाओ। आया हुआ है, मतलब 1/2 है, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3/4 या 3/2 हो जाएगा साइन टी की वैल्यू, ठीक है। ओके बेटा, हाँ जी अब सर। जब साइन टी निकाल लिया तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट x इक्वल टू 5 cm, वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, ये a ओमेगा साइन टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है ना, क्या था, a ओमेगा साइन ओमेगा टी, a की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, साइन ओमेगा टी वैल्यू होता है, पुट अप कर दिया तो वेलोसिटी निकल गई। वेलोसिटी निकल गई तो k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी निकल गई तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के पता है, एक्स पता है, ये भी निकल गया, दोनों को जोड़ लिया तो ये टोटल एनर्जी आपकी निकल जाएगी, यहाँ से निकल गई। यस सर। यही बताना था आपको, पूरा समझ में आ गया। टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसको जोड़ने के बजाय कई बार लोग डायरेक्टली भी निकाल लेते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पता है तो हमने बताया था हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और कई बार इसको चेक करने का भी काम बन जाता है कि हमने जो कैलकुलेट किया है, काइनेटिक निकाला है, वो हमने सही निकाला कि नहीं निकाला है। समझ में आ गया।